जब भी हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करते हैं तो एक नाम, एक पहचान हमेशा उभर कर सामने आती है, राजपूत। ये वो शक्तिशाली वंश थे जिन्होंने सदियों तक उत्तरी और पश्चिमी भारत की पूरी कहानी को अपने दम पर गढ़ा। तो चलिए आज उनकी इस शानदार दास्तां को जरा और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये राजपूत शब्द आखिर आया कहाँ से? इसकी जड़ें मिलती हैं संस्कृत के शब्द राजपुत्र में, जिसका बहुत सीधा सा मतलब है राजा का बेटा, या कह लीजिए राजकुमार। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। समय के साथ राजपूत सिर्फ एक टाइटल नहीं रहा। नहीं, ये तो उत्तर पश्चिमी भारत पर राज करने वाले बड़े बड़े कुलों की पहचान बन गया, एक पूरी विरासत का प्रतीक। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये राजपूत आए कहाँ से थे। यह एक ऐसा सवाल है जो इतिहास और किस्से कहानियों की धुंध में कहीं खोया हुआ है। और सच कहूं तो इनकी उत्पत्ति की कहानी भी उतनी ही पेचीदा और दिलचस्प है जितने कि वो खुद थे। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कई अलग अलग थ्योरीज हैं। ये सिद्धांत हमें उनके शानदार अतीत की एक झलक दिखाते हैं, एक ऐसा अतीत जो अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं के संगम से बना था। मोटे तौर पर देखें तो 3 मेन थ्योरीज सामने आती हैं। पहली एक ऐतिहासिक थ्योरी है जो कहती है कि हूण और गुर्जर जैसी विदेशी जनजातियां धीरे धीरे भारतीय समाज में घुल मिल गईं और राजपूत बनी। बाकी 2 सिद्धांत पौराणिक हैं। एक है अग्निकुल की कथा, जिसमें 4 वंश एक पवित्र यज्ञ की अग्नि से पैदा हुए, और दूसरा सिद्धांत उन्हें सीधे प्राचीन सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों से जोड़ता है। तो चाहे उनकी उत्पत्ति की कहानी कुछ भी हो, एक बात तो तय है, इन्हीं कहानियों के बीच से कई बेहद शक्तिशाली राजपूत कुलों का उदय हुआ, जिन्होंने मध्यकालीन भारत की राजनीति पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। शुरुआत में अगर देखें तो 4 कुलों का बोलबाला था। कन्नौज के प्रतिहार, चाहमान यानी चौहान, जो शुरू में तो सामंत थे, लेकिन उन्होंने अरब आक्रमणों के खिलाफ एक दीवार बनकर खुद को साबित किया। फिर थे काठियावाड़ के शक्तिशाली सोलंकी और मालवा के परमार। और फिर एक नंबर आता है जो बार बार सुनने को मिलता है, 36। जी हाँ, पारंपरिक रूप से 36 राजपूत कुलों को मान्यता दी गई है। इसका जिक्र हमें कुमार पाल चरित और पृथ्वीराज रासु जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। ये नंबर दिखाता है कि कैसे इतने सारे अलग अलग समूहों ने समय के साथ एक साझा, एक कलेक्टिव पहचान बनाई। अब इन्हीं शुरुआती कुलों से आगे चलकर कुछ बहुत बड़े और महान राजवंश निकले। चलिए अब जरा उनके पावर सेंटर्स और उनके सबसे मशहूर शासकों पर एक नज़र डालते हैं। ये देखिए, ये कुछ सबसे अहम राजपूत राजवंश हैं। उनके शक्ति के केंद्र कहाँ थे और उनके सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुए, ये बस एक छोटी सी झलक है उनके विशाल प्रभाव की। और हाँ, इस लिस्ट में एक नाम ऐसा है जिसे आज भी पूरा भारत जानता है, पृथ्वीराज चौहान। अजमेर के चौहान वंश के इस महान शासक की कहानियां आज भी बहादुरी और वीरता का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती हैं। लेकिन बात सिर्फ बहादुरी की नहीं थी। एक और नाम देखिए, धार के परमार वंश के राजा भोज। वो सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि कला, आर्किटेक्चर और ज्ञान के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। ये दिखाता है कि राजपूत लीडरशिप कितनी विविध थी। लेकिन रुकिए, इन शुरुआती कुलों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में उन्होंने तो बस एक नींव रखी थी, एक ऐसी विरासत की नींव जो सदियों तक जिंदा रही और उन महान राजपूत राज्यों में तब्दील हुई जिन्हें हम आज भी जानते हैं। ये पूरा विकास कुछ इस तरह हुआ। पहले चौहान और परमार जैसे शुरुआती कुलों ने अपनी शक्ति स्थापित की। फिर इन्हीं वंशों से मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़ और आमेर के कछवाहा जैसे महान राजवंश उभरे, और इन्होंने उन राज्यों की स्थापना की जो आज भी राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों की शान है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इन मध्यकालीन कुलों ने भारत के नक्शे, उसकी संस्कृति और उसके इतिहास को आखिर किस तरह से आकार दिया। उनकी विरासत आज भी हमारे किलों में, हमारे महलों में और हमारी कहानियों में जिंदा है। एक ऐसी विरासत जो वाकई समय के साथ फीकी नहीं पड़ी है।